नमस्कार, मैं विजयपाल जीके सीरीज़ के पार्ट 9 में आपका स्वागत करता हूं। इस पार्ट में हम गुप्त पीरियड यानी गुप्त काल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो 8 पार्ट हमने किए हैं, इनके बारे में बहुत से साथियों का कहना था कि सर केवल क्वेश्चंस और उनके आंसर मत बताइएगा, टॉपिक को भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि जब तक टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करोगे बहुत सी चीज़ें हमारी क्लियर नहीं हो पाती हैं। इसलिए अब थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं, इसको हम 2 पार्ट में बनाया करेंगे। एक टॉपिक को एक पार्ट में हम टॉपिक का एक्सप्लेनेशन देंगे और दूसरे पार्ट में हम उसके बेस पे क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। तो पहले हम इस पार्ट में गुप्त काल के पार्ट 1 में जो मेन पॉइंट्स हैं जो वीडियो में हमें डिस्कस करने हैं उसके बारे में बात करते हैं और फिर आगे उसके एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। जैसे पहले है परिचय है, इसमें हमें ये जानना है कि गुप्त काल का भारतीय इतिहास में क्या स्थान है, क्या महत्व है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है इतिहास के जानकारी के साधन। जैसे आजकल कोई बात होती है, हम न्यूज़ पे देख लेते हैं, इंटरनेट पे भी आ जाता है, मोबाइल में भी हमारे पास जानकारियाँ हैं, न्यूज़पेपर भी आता है, रेडियो में भी आता है। कहने का मतलब क्या है कि हम उस पर विश्वास कर लेते हैं कि जो जानकारी बताई जा रही है वो ऐसा हुआ होगा। क्योंकि इतिहास के साथ समस्या ये रहती है कि पुराने समय की बात होती है, हम में या हमारे नज़दीक वाले किसी भी पीढ़ी ने उसको देखा हुआ नहीं होता है। इसलिए हमें सोर्स पे बहुत फोकस करना पड़ता है कि सोर्स किस प्रकार का है और कैसे जानकारी दे रहा है। तो जहाँ तक सोर्स की बात है, प्राचीन काल के जो गुप्त पीरियड है इसमें 2 प्रकार के हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि साहित्य की रूप में और पुरातात्विक रूप में। साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं? जो साहित्य के रूप में लिखे जाते हैं, किताबों के रूप में लिखे जाते हैं। तो गुप्त काल के जो प्रमुख साहित्यिक स्रोत है उनमें पुराण को एक प्रकार से अर्ध इतिहास माना गया है, क्योंकि इसमें राजाओं के इतिहास की जानकारी है लेकिन साथ में कुछ काल्पनिक बातें भी हैं, इसलिए इसको अर्ध इतिहास के तौर पे गिना जाता है। इसके अलावा विशाख दत्त जो प्रसिद्ध रचनाकार है इस समय का, उसकी रचना देवी चंद्रगुप्तम। इससे कालिदास जो भारत के महान जो विद्वान हुए हैं उनमें से एक है, उनकी रचनाओं से। शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम है इससे, और वात्स्यायन का कामसूत्र। तो ये गुप्त काल के प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। अगर पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो इसमें 3 प्रकार के पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं कि वो स्रोत जो हम पुरानी चीज़ों की खुदाई करके, पुरानी जगह, पुरानी बिल्डिंग्स की खुदाई से जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे सिक्के हैं, अभिलेख हैं और दूसरे प्रकार सामान हैं, औजार हैं, वो सभी चीज़ें हमें क्या जानकारी देते हैं, उन सभी को हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे 3 प्रमुख हैं, अभिलेख, सिक्के और स्मारक। तो गुप्त शासकों के बहुत से हमारे पास सिक्के हैं, उनसे संबंधित हमारे पास अभिलेख हैं और स्मारक हैं जो हमें जानकारी देते हैं गुप्त काल के बारे में। तीसरा पॉइंट जो इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है कि गुप्त शासकों के उदय से पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति क्या है। इससे पहले वाला जो वीडियो था वो हमारा उत्तर मौर्य काल था। तो उत्तर मौर्य काल और गुप्त काल के बीच का जो समय है इसमें कौन कौन से प्रमुख शक्तियां हैं इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की शक्तियां हमें देखने को मिलती हैं। एक राजतंत्र जहां पर राजाओं का शासन है, दूसरा गणतंत्र जो लोगों के हिसाब से कानून बनाते हैं, चलाते हैं, और तीसरा है विदेशी राज्य, शक, कुषाण वगैरह के कुछ वंशज हैं अभी भी चल रहे हैं वो। अगर राजतंत्र की बात करें तो 4 प्रमुख राज्य हैं। एक नागवंश है, दूसरा वाकाटक वंश, तीसरा आभीर वंश और चौथा इक्ष्वाकु वंश। इसके अलावा 2 प्रसिद्ध जो गणराज्य हैं, मालव और यौध्य। तो इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे कि ये किस प्रकार के राज्य थे और किस क्षेत्र में इनका शासन चलता था। चौथा जो मुख्य पॉइंट डिस्कस करना है वो है गुप्त काल की या गुप्त शासकों की उत्पत्ति संबंधी विचार। अलग अलग विद्वानों ने कई मत दिए हैं, किस प्रकार के विचार दिए हैं वो हम आगे देखेंगे। अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो है कि गुप्त साम्राज्य है उसकी स्थापना कैसे होती है, कौन करता है। तो इसके संस्थापक नाम जो 240 ईस्वी से 280 ईस्वी के बीच में
शासन करते हैं ये, और उसके बाद के शासक कौन कौन से उसके बारे में जानेंगे। छठवां जो मुख्य पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करना है वो प्रमुख गुप्त शासकों के बारे में है कि कौन कौन से प्रमुख गुप्त शासक हैं और उनकी उपलब्धियां क्या हैं। तो प्रमुख गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। तो ये 5 प्रमुख गुप्त शक्तिशाली शासक हैं। इनके बारे में हमें पढ़ने हैं, इनकी उपलब्धियों के बारे में जानना है। और अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है वो है गुप्त काल की या गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियां क्या है, अचीवमेंट्स क्या हैं, विशेष करके ना कला, साहित्य, प्रशासन, समाज और धर्म के क्षेत्र में। और लास्ट में हमें जानना है कंक्लूजन, निष्कर्ष, कि इसमें किस प्रकार से ओवरव्यू कैसा रहता है, क्या कुछ है, वो हमें डिस्कस करना है। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से, परिचय से। जो प्राचीन भारत का समय है उसमें गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण काल नाम से क्लियर है कि भाई सबसे महत्वपूर्ण काल, गोल्डन पीरियड है। विशेष करके ना कला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और साहित्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रगति होती है पूरे प्राचीन काल में। इस आधार पे इसको हम भारत का या प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कह सकते हैं। दूसरा, अगर विस्तार की बात करें तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड ने काफ़ी क्षेत्र भी विस्तार किया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उसकी विजयों के कारण उत्तर से लेकर दक्षिण तक उसने 5 अलग अलग अभियानों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और पश्चिमी क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड, जिसने शकों को हरा करके ना पश्चिमी क्षेत्र में विशेष करने गुजरात और मालवा क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। अगर इन पॉइंट्स की बात करते हैं तो हमें वास्तव में लगता है कि गुप्त काल है, स्वर्ण काल है। लेकिन 2 ऐसे बिंदु हैं जिस पे इतिहासकार प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। एक है प्रशासन और दूसरा है व्यापार। लोगों का कहना है कि जैसा केंद्रीकृत सिस्टम या सेंट्रलाइज सिस्टम मौर्य काल में था वैसा गुप्त काल में देखने को नहीं मिलता है, और उसी तरह जैसा व्यापार उत्तर मौर्य काल में था वैसा व्यापार हमें गुप्त काल में देखने को नहीं मिलता है। तो इन 2 आधारों पर हम गुप्त काल को स्वर्ण काल नहीं कह सकते हैं। ये तो था एक पॉइंट इंट्रोडक्शन का। अब शुरू करते हैं कि गुप्त काल की जानकारी के प्रमुख साधन या स्रोत क्या हैं। जैसे हमने ऊपर बात किया है कि जानकारी के साधन को 2 भागों में बांटते हैं, एक साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में एक पुराण है, कहते हैं 18 पुराण हैं। इन पुराणों में से 3 ऐसे पुराण हैं, विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण, जो गुप्त काल के संबंध में हमें जानकारी देते हैं। दूसरा साहित्यिक स्रोत है विशाखदत्त, जो विद्वान हैं, उनकी 2 रचनाएं हैं। एक देवी चंद्रगुप्त है, इसमें हमें चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरे उस समय के प्रसिद्ध विद्वान कालिदास है, जिसने 7 प्रमुख रचनाएं की हैं। और महाकाव्यों की बात करें तो 2 प्रमुख महाकाव्य हैं, रघुवंश और कुमार संभव, जिसमें चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त के बारे में जानकारियाँ मिलती है। शूद्रक इस समय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना मृक्षकटिकम है, जिसका मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। महान विद्वान है और ये रचना है वो हमें आम लोगों के बारे में जानकारी देती है। वात्स्यायन का कामसूत्र है। वात्स्यायन के कामसूत्र, इसमें 64 रचनाओं की बात की गई है। और इसमें गुप्त काल की जो प्रमुख रचनाएं कलाएं हैं, जैसे संगीत कला, नृत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, इन सभीयों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो वात्स्यायन के कामसूत्र और दूसरी रचनाओं से हमें मिलती है। दूसरी बात, आगे बात करते हैं पुरातात्विक साहित्य। पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो 3 प्रमुख पार्ट इसमें हैं, अभिलेख, सिक्के और स्मारक। अभिलेखों में हमें जो प्रमुख अभिलेख हैं, अभिलेख जैसे मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो किसी हार्ड सरफेस पे उकेरे जाते हैं, जैसे पत्थर या धातु के किसी पत्र पर लिखे जाते हैं। तो सबसे प्रमुख अभिलेखों में है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। मूल रूप से ये जो अभिलेख है अशोक का इलाहाबाद स्तंभलेख है, उस पर लिखा गया है, जो उसके राजकवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। अशोक के इसी अभिलेख पर समुद्रगुप्त के बाद बीरबल का और जहांगीर का भी लेख लिखा हुआ है।
हाल तो इसका मतलब क्या हुआ कि अशोक के अभिलेख पर ही बाकी 3 जो और अभिलेख हैं उनको भी उकेरा गया है। इस अभिलेख से हमें समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है कि किस किस क्षेत्र को कैसे कैसे जीता है। दूसरा महत्वपूर्ण अभिलेख है वो है मेहरौली का अभिलेख। ये दिल्ली में जगह है। इसमें जो स्तंभ है वो लोहे का स्तंभ है, लोह स्तंभ है, और कहते हैं कि 1500 साल होने के बावजूद भी इस पर इसकी चमक फीकी नहीं पड़ी है, चाहे बारिश हो, मौसम हो। इससे हमें गुप्त काल की टेक्निक का भी पता चलता है। ये हमें चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जानकारी देता है। तीसरा अभिलेख है मंदसौर अभिलेख, जो कुमारगुप्त के बारे में है। इसकी रचना इसके राजकवि वत्स भट्टी के द्वारा की गई है, जिसमें बताया गया है कि इसका राज्यपाल वंतु वर्मा है, उसके द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया है। अगला जो अभिलेख है वो जूनागढ़ का अभिलेख है, जो स्कंदगुप्त के समय का है। जूनागढ़ गुजरात में है, और इस अभिलेख से हमें हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है, जो एक विदेशी शक्ति है, जो ये बताती है कि ये जो अभिलेख है ये सौराष्ट्र प्रांत यानी गुजरात प्रांत के बारे में राज्यपाल है वो प्रणदत्त है, उसके बारे में जानकारी हमें देता है। इसके अलावा जो अगला जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वो है भीतरी अभिलेख, जो उत्तर प्रदेश में है। ये भी स्कंदगुप्त के बारे में ही है। इस अभिलेख से भी हमें पुष्यमित्र और हुणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है, यानी स्कंदगुप्त से दोनों अभिलेखों से हमें विदेशी आक्रमणों की जानकारी मिलती है। अगला महत्वपूर्ण अभिलेख है एरण अभिलेख है, जो भानुगुप्त जो शासक है उसके बारे में है। 510 ईस्वी का अभिलेख है। ये सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। सती प्रथा का हमारे पास साहित्य में तो इससे पहले भी सबूत मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, लेकिन लिखित जो अभिलेखीय जो हमारे पास है वो ऐतिहासिक जो साक्ष्य के तौर पर अभिलेखीय साक्ष्य है वो यही है। इसमें बताया गया है कि गोपराज जो भानुगुप्त का एक अधीन राजा था, उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के सती होने के बारे में ये अभिलेख हमें जानकारी देता है। अगला जो हमारे पास जानकारी के साधन है वो सिक्के हैं। सिक्कों को क्वाइंस कहते हैं, और इनके अध्ययन करने का जो तरीका है उसको हम न्यूमिस्मेटिक या मुद्रा शास्त्र के नाम से जानते हैं। सिक्कों में अलग अलग शासकों ने अलग अलग प्रकार के सिक्के चलाए हैं। जैसे समुद्रगुप्त ने सोने के सिक्के चलाए हैं, और कई प्रकार के सिक्के हैं, जैसे गरुड़ प्रकार के, धनुर्धारी प्रकार के, परशु प्रकार के, अश्वमेघ प्रकार, व्याघ्रहान हनन प्रकार और वीणावादन, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो सिक्के बनाए गए हैं ये उनके आधार के नाम पे इनको नाम दिया गया, जिससे समुद्रगुप्त के अलग अलग गुणों के बारे में या उसकी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। रामगुप्त जो इसके बाद शासक होता है कुछ समय के लिए, एरण और भीलसा से ताम्र मुद्राएं मिली हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने तीनों धातु के सिक्के चलाए थे, सोने, चांदी और तांबे के। सोने के सिक्कों में इसने भी कई प्रकार के सिक्के चलाए हैं, जैसे धनुर्धारी है, छत्रधारी है, पर्यक है, सिंह निहंता है, अश्वारोही है। इस तरह के विभिन्न प्रकार के सिक्के इन्होंने के द्वारा चलाए गए हैं। और सोने के जो सिक्के हैं उनको स्वर्ण सिक्कों को दिनार के रूप में जाना जाता था या दिनार कहा जाता था। चंद्रगुप्त सेकंड के जो चांदी के सिक्के हैं वो गरुड़ प्रकार के हैं। कुमारगुप्त जो अगला शासक है उसने भी तीनों प्रकार के सिक्के चलाए हैं, सोने, चांदी और तांबे के। उसको मयूर प्रकार, गजारोही प्रकार या कार्तिकेय या महेंद्रादित्य प्रकार के नाम के सिक्कों के नाम से भी जाना जाता है। तो सिक्के हैं, ये पुरातात्विक जो सोर्स हैं, अभिलेख हैं या मेहरौली का स्तंभ लेख है। तो ये सारे के सारे जो साधन हैं ये पुरातात्विक स्रोत आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के तौर पे गिने जाते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है वो है गुप्त शासकों की उत्पत्ति संबंधी विचार। तो अलग अलग विद्वानों ने गुप्त शासकों के बारे में, उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विचार दिए हैं। यहाँ पर हम 4 विचार देख सकते हैं। पहला हमारे पास जो विचार है वो केपीएस जायसवाल के बारे में है। जायसवाल महाशय कहते हैं कि गुप्त जो शासक हैं वो बेसिकली जाट समुदाय से संबंधित है, जो आज के पंजाब से में रूल करते थे। बहुत से विद्वान हैं जो इनको वैश्य के तौर पे मानते हैं कि वैश्य समुदाय से संबंधित है,
और इस तरह के विद्वान हैं अयंकर, अल्तेकर, रोमिला थापर और रामचरण शर्मा। ये सब विद्वान ये मान के चलते हैं कि गुप्त शासक हैं वो वैश्य समुदाय से संबंधित थे। कुछ विद्वान हैं जो इनको क्षत्रिय के समुदाय से संबंधित मानते हैं। इनमें सुधाकर चट्टोपाध्याय हैं, रमेश चंद्र मजूमदार है जिसको आरसी मजूमदार के तौर पे इतिहास में फेमस या लोकप्रियता मिली है, और एक गौरीशंकर ओझा है। ब्राह्मण भी कुछ विद्वान मानते हैं, इसमें HR चौधरी जो प्रमुख हैं, जो ये मानकर चलते हैं कि जो गुप्त शासक हैं वो ब्राह्मण समुदाय से हैं या ब्राह्मण ग्रुप से संबंधित थे। चौथा पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है या जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है गुप्त राजाओं के उदय से पूर्व या गुप्त वंश से पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति क्या है। तो यहाँ हमें 3 प्रकार की शक्तियाँ देखने को मिलती हैं। एक राजतंत्र है, दूसरा गणतंत्र है और तीसरा विदेशी राज्य है। राजतंत्रों में नागवंश, वाकाटक वंश, आभीर वंश जिसको अहिर वंश भी कहते हैं और इक्ष्वाकु वंश, ये 4 प्रमुख राजतंत्र इस समय हमें देखने को मिलते हैं। इनमें पहला है नागवंश। कहते हैं कि कुषाण जो शासक है उनको अंतिम रूप से विनाश करने का श्रेय नागवंश या नाग शासकों को जाता है। पद्मावती, मथुरा और कांतिपुत्र यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का इलाका है। उत्तर प्रदेश वाला विशेष रूप से यहाँ पे ये जो नागवंश के राजा हैं वो शासन करते थे। इनके अनेक समूह थे जिनको बाद में समुद्रगुप्त के द्वारा हराया जाता है। दूसरा है वाकाटक। ये पहले सातवाहनों के अधीन स्थानीय शासक थे। मध्य प्रांत से लेकर के ना उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर नीचे दक्षिण तक ये उत्तरी हैदराबाद तक इनका विशाल साम्राज्य था। और चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन सेकंड के साथ किया, जो वाकाटक शासकों की महत्व को बताता है। तीसरा जो है वो आभीर है जिसको अहीर भी कहा जाता है। इसके संस्थापक ईश्वर सेन है जिसने 248-49 के बीच कलचुरी चेदी नामक संवत की स्थापना की थी। ये उत्तर प्रदेश इलाके से संबंधित है। चौथा है इक्ष्वाकु राजवंश। ये भी सातवाहनों के सामंत थे, अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं, और अयोध्या इसकी राजधानी थी और ये बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक थे। तो ये थे राजतंत्र। अब बात करते हैं गणतंत्रों के बारे में। तो गणतंत्र भी हमें यहाँ पे 4 देखने को मिलते हैं। एक मालव है, यौधेय, उदुम्बर और मैत्रक। मालव है जो पंजाब क्षेत्र में शासन करते थे। पाणिनि ने अब इनको आयुधजीवी संघ कहा है। आयुधजीवी का मतलब होता है जो युद्ध पर जीवित रहते हैं यानी कि लड़ाकू होते हैं। समुद्रगुप्त के द्वारा इनको हरा करके ना इसके क्षेत्र पे विजय प्राप्त की जाती है। दूसरा यौधेय है, ये उत्तरी राजपूताना और पूर्वी पंजाब में शासन करते थे। पाणिनि ने इसको भी आयुधजीवी कहा है और ये कार्तिकेय के उपासक थे। तीसरा औदुंबर है जो कौशिक क्षेत्र पंजाब क्षेत्र में था और इनको विश्वामित्र का वंशज माना जाता है। और चौथे हैं मैत्रक जो बड़े भाई के बाद यानी अग्रज के पश्चात अनुज को शासक बनाने की प्रथा में विश्वास करते थे। तो ये 4 गणराज्य हैं। और विदेशियों की बात करते हो तो शक और कुषाणों के कुछ वंशज हैं जो इस समय शासन कर रहे हैं। अगला जो 5वां पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है कि गुप्त राजवंश है उसकी स्थापना कैसे होती है या उसकी स्थापना किस प्रकार से किसके द्वारा की जाती है। तो गुप्त जो वंश है उसके संस्थापक श्रीगुप्त है जिसने 240 ईस्वी में शासन किया और 240 से लेकर के ना 280 ईस्वी के बीच में उनका शासन रहा है। उसके बाद इनके दूसरे जो उत्तराधिकारी हैं वो घटोत्कच हैं, उसका भी लगभग 40 वर्ष शासन रहा, 280 से 320। लगता है कि यह स्वतंत्र शासक नहीं रहे थे, इसलिए इन्होंने अपने आप को राजाधिराज या महाराज के नाम से उपाधि से धारण नहीं किया है। अगला जो हेडिंग है वो है कि गुप्त वंश के प्रमुख शक्तिशाली शासक कौन कौन से हैं। तो इसकी बात करें तो हमारे पास पहला जो शासक है वो है चंद्रगुप्त प्रथम जिसने 319 से 355 के बीच में शासन किया। दूसरा समुद्रगुप्त है जिसने 335 से ये है चंद्रगुप्त का, और समुद्रगुप्त का 335 से 380 है। चंद्रगुप्त सेकंड का 380 से 412 है। कुमारगुप्त का 412 से 454 और स्कंदगुप्त
454 से 467। तो ये 5 महत्वपूर्ण शक्तिशाली गुप्त शासक हैं। इनकी उपलब्धियां क्या है ये हम आगे नीचे डिस्कस कर रहे हैं। तो एक एक करके सभी महत्वपूर्ण गुप्त शासकों के बारे में बात करते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण गुप्त शासक है चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने 319 से 335 ईस्वी के बीच में शासन किया है। ये पहला गुप्त शासक है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है और शासक बनने के साथ ही नए संवत यानी गुप्त संवत की शुरुआत की है। विवाह संबंधों के द्वारा इसने अपने राज्यों को मजबूत बनाने की नीति अपनाई। जैसे इन्होंने स्वयं लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कुमार देवी से भी विवाह किया था और जब सोने के सिक्के चलाते हैं तो दोनों के 7 सिक्के चलाए जाते हैं। और चंद्रगुप्त प्रथम के साथ लिच्छवी गणराज्य का विवाह है वो कितना महत्वपूर्ण है ये हमें प्रयाग प्रशस्ति से एक वाक्य है जिसमें समुद्रगुप्त अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहता है। इस वाक्य से इसके महत्व, इस गणराज्य के महत्व के बारे में पता चलता है हमें। दूसरा प्रसिद्ध शासक है समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त परक्रमांक 335 से 380 के बीच में शासन होता है इसका। और ये महान विजेता है। वी.एस. स्मिथ जो प्रसिद्ध इतिहासकार है वो इनको भारत का महान विजेता या फिर ये कह सकते हैं इसको नेपोलियन कहता है। भारत का नेपोलियन के तौर पे इनको पुकारा जाता है। इलाहाबाद की जो प्रशस्ति है जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी मिलती है उससे हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने 5 चरणों में अपना विजय अभियान पूरा किया है। पहले चरण में गंगा यमुना के क्षेत्र में जो राज्य उनको जीत के अपने राज्य में मिला लिया गया। दूसरे चरण में पूर्वी हिमालय और सीमावर्ती इलाके हैं जो आज का उत्तर पूर्वी इलाका है भारत का, वो इसके साथ पंजाब और मालव क्षेत्र राजस्थान के 9 गणराज्य हैं उनको भी हरा कर अपने राज्य में मिला लिया जाता है। तीसरे चरण में 8वीं राज्य जो 8वीं कमल होता है जनजातीय राज्य जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है उनको हराया जाता है। चौथा जो चरण है उसमें दक्षिण के 12 राज्यों के संघों को हराया जाता है। हालांकि दक्षिण के राज्यों को हरा करके उनसे टैक्स लेकर के उनका राज्य वापस कर दिया जाता है। हो सकता है कि दूरी की वजह से या उस समय के संसाधन नहीं होने की वजह से समुद्रगुप्त ने इन राज्यों को अपने राज्य में नहीं मिलाया। और 5वां है विदेशी राज्य शक और कुषाण शासक, इनको हराया गया, पराजित किया गया। हालांकि शकों को अंतिम रूप से चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा पराजित किया जाता है। अगला जो शासक है वो चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है जिसका समय 380 से 412 ईस्वी है। अपने अग्रज रामगुप्त की हत्या करके ये शासक बनता है। कहते हैं कि इसके शत्रु ने इसको हरा दिया था और इसको अपनी पत्नी को अपने पास भेजने के लिए मजबूर किया जाता है और ये तैयार भी हो जाता है। लेकिन इसका छोटा भाई चंद्रगुप्त सेकंड है वो इसकी हत्या कर देता है और खुद शासक बन जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड भी वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य को मजबूत बनाता है। जैसे खुद कुबेरनाग राजकुमारी, नाग वंश की राजकुमारी, उससे विवाह करता है। अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का वाकाटक शासक से विवाह करता है और अपने पुत्र कुमार गुप्त का कदम राजवंश से शासन या विवाह करके अपना संबंध बनाता है। पश्चिम में शकों को हराने में ये वाकाटक जो राज्य है उनकी मदद लेते हैं और गुजरात क्षेत्र को जीत लिया जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड के समय की 2-3 बातें और भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली है कि चीनी यात्री जो फाहियान है, पहला चीनी यात्री है जो 405 से और 411 के ईस्वी में भारत में रहता है, ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय ही भारत आता है। और दूसरा है चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार के नौरत्न, जैसे अकबर के दरबार के नौरत्न है ऐसे ही चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी नौरत्न है, जिसमें प्रमुख रूप से धनवंतरी है, छप्पड़क है, अमर सिंह है, शंकु है, वेताल भट्ट, घटक पर, वराह मिहिर, वर रुचि और कालिदास, ये प्रसिद्ध 9 विद्वान हैं जिनको नवरत्न कहा गया है। किसके? चंद्रगुप्त सेकंड के। अगला है शासक, महत्वपूर्ण शासक कुमारगुप्त प्रथम है जिसने 412 से 454 के बीच में शासन किया है। और
इसने अपने आप को महेंद्रादित्य की उपाधि से भी सम्मानित किया है या अपने लिए महेंद्रादित्य का उपाधि ली है। इसके बारे में जो जानकारी है वो मंदसौर अभिलेख से मिलती है जो वत्स भट्टी के द्वारा लिखा गया है। हालांकि कुमारगुप्त ने कोई बड़ी विजय या नई विजय हासिल नहीं की थी, लेकिन अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए गए। इसके समय में पुष्य भूतियों का आक्रमण होता है जिसे स्कंदगुप्त के द्वारा दबा दिया जाता है। कुमारगुप्त के शासन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है नालंदा महाबुद्ध जो विहार है, बौद्ध धर्म से संबंधित विहार है, उसकी स्थापना की जाती है। अगला जो महत्वपूर्ण शासक है वो स्कंदगुप्त है, जिसने 454 से 467 के बीच में शासन किया है और अपने लिए सक्रादित्य की उपाधि धारण की है। स्कंदगुप्त के समय में हूणों का प्रथम आक्रमण होता है। हालांकि इससे पहले भी आक्रमण हुआ था जिसको इसके पिता के शासन के समय में स्कंदगुप्त को ही दबाने के लिए भेजा गया था, लेकिन सीधा हमला स्कंदगुप्त के समय में होता है और हमला करने वाला जो हूण आक्रमणकारी है वो खुसनेवाज है। इसके बारे में जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है और इसमें हूणों को मलेच्छ यानी कि निम्न स्तर का व्यक्ति माना गया है। स्कंदगुप्त के जो राज्यपाल है पर्णदत्त, उसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई है। आपने इतिहास में इस सुदर्शन झील के बारे में कई बार सुना है। मौर्य काल के समय में इसका निर्माण होता है, बाद में रुद्रदामन के द्वारा इसको मरम्मत की जाती है, स्कंदगुप्त के द्वारा इसकी मरम्मत करवाई जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये झील बड़ी महत्वपूर्ण है जो पूरे पश्चिमी जो क्षेत्र है, जो शुष्क इलाका है, उसमें सिंचाई के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। तो ये थे प्रमुख गुप्त शासक और उनकी उपलब्धियां। अब बात करते हैं पूरे गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियां क्या हैं, क्यों उसको स्वर्णकाल कहा जाता है। तो इसकी उपलब्धियों की अगर बात करते हैं तो उपलब्धियों का जो कारण है वो कला, वास्तुकला और साहित्य के क्षेत्रों में हुई उन्नति है, जिसके आधार पर गुप्त काल को हम प्राचीन भारत का स्वर्णकाल कह सकते हैं। हालांकि विद्वानों के इसमें कुछ विवाद है जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, खास करके ना व्यापार और प्रशासन के केंद्रीकरण को लेकर के ना, जिसके आधार पर ये लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अन्यथा कला और साहित्य की बात करते हैं तो सब लोग इसमें सहमत हैं कि वाकई गुप्त काल है पूरे प्राचीन भारत का स्वर्ण काल है। विभिन्न जो कलाएं हैं उनमें से पहली जो कला है वो है मंदिर निर्माण कला, यानी कि मंदिर बनाने की कला, जिसकी शुरुआत गुप्त काल में होती है। हालांकि शुरुआत के जो मंदिर बड़े साधारण होते हैं, सिंपल होते हैं और मुख्य रूप से पत्थरों के बनाए गए हैं। हालांकि बाद में बड़े बड़े विशाल मंदिर भी बनते हैं जो हम चोल शासकों के समय में दक्षिण भारत में देखते हैं। उसकी शुरुआत इसी समय ही होती है। अगर गुप्त काल के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो प्रमुख मंदिर हैं इनके, प्रमुख मंदिर में पहला है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जिसमें जो उत्तर प्रदेश में है, ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है गुप्त काल का। इसके अलावा भीतरगाम का मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का ये जो उत्तर प्रदेश में है विष्णु मंदिर, ये प्रमुख मंदिर है। गुप्त कालीन जो स्थापत्य है वो नागर शैली पर आधारित है। 3 प्रकार के वास्तुकला के विशेषताएं या फिर शैलियां हैं भारत में देखने को मिलती हैं। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और इन दोनों के बीच का जो इलाका है उसमें मिश्रित शैली यानी कि वेशर शैली है। तो उत्तर भारत की जो शैली है उसका जो शुरुआत है, जो आधार है, गुप्त शासकों के द्वारा ही शुरू की जाती है। तो गुप्तों का ये स्थापत्य के क्षेत्र में या मंदिर निर्माण में विशेष योगदान है। अगला है मूर्तिकला, स्कल्पचर। मूर्तिकला की बात करते हैं तो मूर्तिकला जो गुप्तकालीन मूर्तिकला है वो मथुराकालीन परंपराओं का ही आगे विकास करती है। तो मथुरा कला है और गांधार कला, ये आप लोग देख चुके हैं कि कुषाण काल के समय की 2 प्रमुख मूर्ति कलाएं रही हैं। प्रमुख मूर्तियों में जैसे हम पर बात करते हैं, दशावतार का जो प्रमुख मंदिर था उसकी विष्णु की प्रतिमा है। काशी में गोवर्धन को उठाए हुए कृष्ण की मूर्ति है। एरण में वराह की मूर्ति है और सारनाथ में बैठी हुई अवस्था में बुद्ध मूर्ति है। ये जो बुद्ध मूर्ति है गुप्त काल की मूर्ति कला की सर्वोत्तम नमूना है और जिसका निर्माण चुनार बिहार से बलुआ पत्थर है उसके तराश करके ना
किया गया है। अगली कला है वो है पेंटिंग, चित्रकला। चित्रकला के भी दो भाग हम कर सकते हैं, एक है अजंता चित्रकला, दूसरा बाघ चित्रकला। अजंता आज के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ये गुफाएं हैं, यहाँ पे गुफाएं बनी हुई है और गुफा में ही पेंटिंग की गई है, जिसको हम भित्ति चित्र के नाम से जानते हैं। इन गुफाओं का निर्माण सातवाहन शासकों के द्वारा हीनयान बौद्ध भिक्षुओं के लिए किया गया था। हालांकि इस कला के विकास में वाकाटकों का भी कुछ योगदान है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो कला है, पेंटिंग है, ये गुप्तकालीन कला है। हालांकि इसका जो सबसे पहले इसकी खोज की गई है आधुनिक युग में, वो 1824 में जनरल जेम्स के द्वारा की गई। इसमें कुल 30 गुफाएं हैं जो अलग अलग विषयों से संबंधित है और सभी टॉपिक है उनका आधार धार्मिक है, यानी कि ये धर्म से संबंधित है और विशेष करके ना बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगली है बाघ चित्रकला। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन इसका विषय धार्मिक ना होकर के ना गैर धार्मिक है, यानी कि लौकिक साहित्य से यानी लोगों के आम जीवन से संबंधित है। अगला जो महत्वपूर्ण जो आधार है, जिसके आधार पे हम गुप्त काल को स्वर्णकाल कह सकते हैं, वो है साहित्य, लिटरेचर। साहित्य के क्षेत्र में बड़ी अद्भुत या अभूतपूर्व वृद्धि होती है। दोनों ही क्षेत्रों में, चाहे धार्मिक साहित्य हो या लौकिक साहित्य हो, उनमें पुराण जो ऐतिहासिक ग्रंथ है या अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है उनका, और महाकाव्य रामायण महाभारत है, इन सभी को गुप्त काल में ही अंतिम रूप दिया गया। या ये कह सकते हैं आज जिस तरीके में, जिस रूप में हमारे पास पुराण और महाकाव्य मिलते हैं, इसका संकलन अंतिम रूप से गुप्त काल में ही किया गया है। जो पुराण ग्रंथ है, प्रारंभ में उनकी रचना है चारण लोग करते थे, जिसमें लोमहर्ष और उसका पुत्र अग्रसर्व प्रमुख है। कहते हैं कि इन दोनों पिता पुत्रों ने अनेक पुराणों की रचना की है। हालांकि आगे चलकर पुराण रचना का काम है ब्राह्मणों के हाथों में चला जाता है। पुराणों के अलावा महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं वो स्मृतियां हैं, जो एक प्रकार की नियमावलियां होती हैं समाज के लिए। तो 4 प्रमुख स्मृतियां हैं, जैसे नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृतियां। इन सभी की रचना गुप्त काल में होती है। गुप्त काल के जो प्रसिद्ध विद्वान हैं वो कालिदास है। इनकी 7 प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसमें काव्य और नाटक सब शामिल हैं। 2 महाकाव्य हैं, ऋतुवंश और कुमार संभव, जिसमें चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। 2 काव्यखंड हैं, मेघदूत और ऋतु संहार, और 3 नाटक हैं, जिसमें मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशियम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इन रचनाओं से हमें गुप्त काल के राजा और समाज के बारे में जानकारी मिलती है। अगला जो विद्वान है वो भास है, कवि भास है। वो भी महत्वपूर्ण रचनाकार है। उनकी रचनाओं से हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है समाज के बारे में और राजाओं के बारे में। शूद्रक की जो रचना है मृक्षकटिकम, जिसको मिट्टी की गाड़ी कहा जाता है, ये आम लोगों के बारे में है, जो काफ़ी हमें जानकारी देती है। विशाखदत्त की 2 रचनाएं हैं, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। और पंचतंत्र जो प्रमुख रचना है भारतीय साहित्य की, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है, वो इसी समय ही लिखी गई है। गुप्तकालीन जो साहित्य है उसकी 2 विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। एक कि अधिकांश जो ग्रंथ हैं वो प्रेम प्रधान है और सुखांत हैं, हालांकि मृक्षकटिकम इसका एक अपवाद भी है। दूसरी विशेषता कि उच्च वर्ग के पात्र वो संस्कृत बोलते हैं, जबकि शूद्र और महिलाएं हैं वो प्राकृत भाषा में बातें करती हैं। अमर सिंह जो प्रमुख 9 रत्नों में से एक है, उन्होंने अमरकोश नामक रचना लिखी है, जिसका मूल नाम लिंगानुशासन है। लास्ट जो टॉपिक जो गुप्त काल की उपलब्धि है वो विज्ञान के क्षेत्र में है। इसमें प्रमुख जो विद्वान हैं वो आर्यभट्ट, वराहमिहिर प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। आर्यभट्ट ने पहली बार गणित को ज्योतिष शास्त्र से अलग किया था और ये सिद्धांत दिया है कि पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य चक्कर लगाता है। और चंद्र ग्रहण कैसे होता है ये भी बताया गया है। आर्यभट्ट है, उसका जन्म 476 में पाटलिपुत्र में हुआ था। अगले विद्वान वराहमिहिर हैं, ये भी गणितज्ञ हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं पंच सिद्धांतिका, वृत संहिता, वृत जातक, लघु जातक, विवाह पटल और योग यात्रा प्रमुख है। अगले जो विद्वान हैं वो है
ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की और न्यूटन से पहले ही इन्होंने पता लगा लिया था गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में। अगले जो वैज्ञानिक हैं वो भास्कर प्रथम है, जो 600 ईस्वी के आसपास होते हैं। इन्होंने आर्यभट्ट के जो नियम है, सिद्धांत है, उन पर टीकाएं लिखी हैं, स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे हैं और आर्यभट्ट के जो सिद्धांत है, रचनाओं को विश्व में प्रसिद्ध बनाया। इनकी अपनी रचनाएं भी हैं, महाभास्करीय, लघु भास्करीय और भाष्य। धन्वंतरी अगले विद्वान हैं जो औषधि शास्त्र से, मेडिकल क्षेत्र से संबंधित हैं। ये प्रमुख चिकित्सक हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्नों में से एक हैं। नागार्जुन जो चिकित्सा शास्त्री थे, पारा की खोज के बारे में भी कहते हैं कि इन्होंने पारा की खोज की थी। नागार्जुन ये हो गए हैं। इसके अलावा और जो क्षेत्र हैं जैसे धातु विज्ञान, जो मेहरुल स्तंभ है, ये इसकी सबूत है कि कितना विकसित है धातु विज्ञान। इसके अलावा आयुर्वेद, हस्तायुर्वेद, अश्वशास्त्र आदि विज्ञान के क्षेत्र में भी गुप्त काल में काफ़ी उन्नति होती है। तो ये टॉपिक था, हालांकि ये लंबा हो गया है, लेकिन ज़रूरत इस बात की थी, एक्सप्लेनेशन ज़रूर करना था। लोगों की, बच्चों की बहुत ज़्यादा बातें आ रही थी कि सर एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, तो बहुत सी चीज़ें कन्फ्यूजन हो जाती हैं। इसलिए हालांकि वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन बोरिंग बिल्कुल नहीं है। आप ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर बताइएगा।